हेलो फ्रेंड्स, एसएस क्लासेस भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। इस चैप्टर से अगर अंकभार की बात देखी जाए तो ये लगभग 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें हमारे एक पहला प्रश्न बैठेगा वस्तुनिष्ठ, हो सकता है ऑप्शनल वाला, या फिर एक प्रश्न बैठेगा हमारे अतिलघुरात्मक जो प्रश्न हो सकते हैं या तो खालिस्तान वाले या फिर एक एक वन लाइनर वाले आंसर। और फिर हमारे 2 नंबर का एक प्रश्न बैठेगा जो कि होंगे लघुरात्मक प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेंडेलीव के समय ज्ञात कुल तत्व थे। तो मेंडेलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय 63 तत्व थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, न्यूलैंड्स ने कुल कितने तत्वों को वर्गीकृत किया था। तो न्यूलैंड ने जब वर्गीकरण किया था तो उन्होंने 56 तत्वों को वर्गीकृत किया था। कैल्शियम के ऑक्साइड का सूत्र होगा, तो कैल्शियम के ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है 2, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 2। तो जब अगर दोनों संयोजकता सेम हो तो हम उसको कैंसिल करके सीधा लिख सकते हैं CaO। तो कैसा हो जाता है CaO। तो कैल्शियम के ऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा CaO पहला। इसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम था वो किसने दिया था, हेनरी मोजले ने। किसने दिया था, हेनरी मोजले ने। पांचवा प्रश्न है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्त की संख्या थी। तो अगर हम देखा जाए तो उसमें वर्गों की संख्या थी 8 और आवर्त की संख्या थी 6। तो 8 और 6। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो किसने किया था, तो जो परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया था वो थे हेनरी मोजले। क्या नाम थे, हेनरी मोजले। इन्होंने ही आधुनिक आवर्त सारणी का नियम भी दिया है। अगला प्रश्न है कि परमाणु को के किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र, कि परमाणु के किसी भी कोष में अगर हमको अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र क्या होगा, तो उसका सूत्र होगा 2n²। अर्थात n का मतलब है कोष की संख्या। किसकी संख्या, कोष की संख्या। तो इसी आधार पर अगर देखा जाए तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तीसरा प्रश्न है इसमें, तत्वों के गुणधर्म डैश के आवर्ती फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो उनके गुणधर्म होते हैं वो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, अर्थात परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन जो होता है वो आता है 17वें नंबर पे। अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो जाएंगे और ये बचे इलेक्ट्रॉन 7। तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। पांचवा प्रश्न है, हीलियम एक गैस है। तो हीलियम एक अक्रिय गैस या हम लिख सकते हैं उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट या अक्रिय गैस। तो दोनों ही आंसर सही होंगे, तो हम अक्रिय और उत्कृष्ट कोई भी इसमें लिख सकते हैं। अगला है अति लघुरात्मक प्रश्न। तो अति लघुरात्मक प्रश्न में पहला है, किन्हीं 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम बताइए। तो 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम क्या हैं, तो हम इसको ऐसे जा सकते हैं, हीना, नेहा और करीना जीते रहो। तो इनमें से हमको कितनों को पूछ रहा है, 2 के पूछ रहा है। तो हम किसी का भी लिख सकते हैं, हीना, नेहा और करीना, मतलब हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इनमें से किसी भी 2 का नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 का लिख रखा है, हीलियम, नियोन और ऑर्गन का। अगला प्रश्न है, एका सिलिकॉन व एका एल्यूमिनियम का नाम लिखिए। ये एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम का नाम जो दिया था वो मेंडेलीव ने दिया था। तो किस किस के लिए दिया था, एका सिलिकॉन जो नाम दिया था वो जर्मेनियम के लिए दिया था, जबकि एका एल्यूमिनियम वो जो नाम दिया था वो गैलियम के लिए दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 उपधातु के नाम लिखिए। उपधातु, तो ऐसी चीज़ बतानी जो उपधातु है। तो एक तो हो जाएगा सिलिकॉन Si और दूसरा हो जाएगा Ge जर्मेनियम। तो जर्मेनियम जो है और सिलिकॉन जो है वो क्या है, उपधातु है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेंडेलीव आवर्त सारणी की कोई एक कमी लिखिए। तो मेंडेलीव आवर्त सारणी की सबसे पहली कमी क्या है,
कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुण थे वो बहुत से अलग अलग तत्वों से मिल रहे थे, तो उसको कोई निश्चित स्थान आवर्त सारणी में नहीं दिया गया है। ये नियम या बोल सकते हैं ये कमी अभी आधुनिक आवर्त सारणी में भी उपस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखिए जिनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो हम इसमें लिथियम का नाम लिख सकते हैं, सोडियम का नाम लिख सकते हैं, पोटेशियम का नाम लिख सकते हैं। ये तीनों ही तत्व ऐसे हैं जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। हमको कितने के नाम लिखने हैं, दो के नाम लिखने हैं, तो हमने लिखा है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, छठा प्रश्न है, किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखिए जिनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं कौन से तत्वों के पास, हैलोजन। अब ये जो हैलोजन तत्व हैं ये कौन से होते हैं, तो अगर हम आवर्त सारणी में देखेंगे तो वर्ग 17 नंबर में जो आते हैं वो हैलोजन तत्व कहलाते हैं। अब हैलोजन में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाइन। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सभी के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमको किसी दो के नाम लिखने हैं तो हमने लिख दिया फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, एका बोरोन का नाम लिखिए। तो एका बोरोन जो है वो किसका नाम था, स्कैंडियम का। स्कैंडियम जो है वो कौन से नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, वो 21वें नंबर पे आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्त की संख्या है। वर्ग जो खड़ी पंक्तियां होती हैं उन्हें वर्ग कहा जाता है, और जो आड़ी पंक्तियां होती है उन्हें आवर्त कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं और 7 क्या हैं, आवर्त हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, परमाणु के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ये नियम किसने दिया, तो परमाणु भार के आवर्त फलन के लिए ये नियम दिया था मेंडलीफ ने, और अगर परमाणु क्रमांक आ जाए तो वो दिया था हेनरी मोजले ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डोबे राइनर के त्रिक का उदाहरण दीजिए। तो डोबे राइनर ने क्या किया था कि 3 तत्वों को व्यवस्थित किया था, जिनमें 2 परमाणुओं का औसत द्रव्यमान मध्य वाले परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के अनुसार इसको बताया था। तो लिथियम का कितना द्रव्यमान होता है, 7, पोटेशियम का कितना होता है, 39। अगर हम इसका औसत लेंगे 7 + 39, औसत कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 से भाग लगा देंगे तो ऊपर आएगा 46, और 2 से भाग लगाने पे आएगा 23। 23 जो बाहर है वो किसका होता है, सोडियम का होता है। तो यही डोबे राइनर ट्रिक ने अपने नियम से बताया था। ठीक है, अब आते हैं हम लघुरात्मक प्रश्न पे। निम्न का कारण लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो हमको पता है कि नई नई कोष क्या होती जाती है, जुड़ती जाती है। पहले आवर्त में 1 कोष, दूसरे आवर्त में 2 कोष, तीसरे आवर्त में 3 कोष, और ऐसे ही करते हुए 7 आवर्त में 7 कोष होगी। तो आवर्त में कोष की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर प्रत्येक परमाणु में एक नई कोष जुड़ जाती है, इसलिए परमाणु के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। तो इसका कारण पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिक के आवेश ठीक है के मान में वृद्धि होती है। अब ये क्या होता है, ये होता है कि जो नाभिक पे अगर आवेश बढ़ेगा तो बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अच्छे या प्रभावी तरीके से खींच पाएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब प्रभावी नाभिक के आवेश के मान में वृद्धि होती है तो जिससे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जो है और नाभिक है उन दोनों के बीच में क्या बढ़ जाएगा, आकर्षण बढ़ जाता है, जिस कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है या परमाणु आकार घट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या धात्विक गुण में वृद्धि होती है। तो धात्विक गुण किस पर निर्भर करते हैं कि कोई परमाणु कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो पहला इसका आंसर हमने यहाँ लिख रखा है कि वर्ग में नीचे की ओर चलने पर प्रभावी नाभिक के आवेश की अपेक्षा आकार में अधिक वृद्धि होती है। मतलब प्रभावी नाभिक के आवेश इतना नहीं बढ़ पाता जिससे इलेक्ट्रॉन को खींचा जा सके, जबकि आकार अधिक बढ़ जाता है। तो आकार अधिक बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है और आकर्षण बल भी क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, जिससे आसानी से हम बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील होती है।
तो उत्कृष्ट गैस से अक्रियाशील क्यों होती है? तो उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम कोश में पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो बाह्यतम कोश जो हैं वो कैसे भरे हैं? पूर्ण रूप से। तो जो परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं वो क्रियाशील नहीं होते हैं या अक्रिय होते हैं। तो ऐसा ही उत्कृष्ट गैसों के साथ भी है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश क्या है? पूर्ण रूप से भरे हैं, तो ये कैसे होंगे? अक्रियाशील। अगला प्रश्न है, मेंडलीव आवर्त सारणी के नियम की 3 कमियां लिखिए। तो 3 कमी लिखनी है हमको। तो पहली कमी ये है कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया। तो हाइड्रोजन को हमको पता है कि उससे काफ़ी गुण सोडियम, पोटेशियम इनसे मिलते हैं और काफ़ी गुण क्लोरीन या फ्लोरीन से मिलते हैं। तो उसके लिए उसको कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता। दूसरा है इसका कि समस्थानिक खोजे जाने के बाद उन्हें निश्चित स्थान नहीं दिया गया। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं पर द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। अगर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसको व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे तो ये अलग अलग वर्ग में चले जाएंगे, जबकि इनके गुणधर्म कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। इसलिए समस्थानिक को आवर्त सारणी में, किसकी आवर्त सारणी में? मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया। तीसरा क्या है इसका? तीसरा है इसका कि समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया। तो मेंडलीव ने क्या किया कि कुछ जो उनके गुण समान थे उनको भी अलग अलग वर्गों में रख दिया। तो ये तीसरी कमी थी। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के आवर्त सारणी के नियम की 2 कमियां लिखिए। तो न्यूलैंड की आवर्त सारणी के 2 कमियां लिख रहे हैं हम। तो इनका अष्टक का नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। मतलब इन्होंने लगभग 56 तत्वों को जमाया था या व्यवस्थित किया था, किंतु उनमें सिर्फ कैल्शियम तक ही इनके नियम की पालना हो रही थी, बाकी के तत्वों के लिए नियम की पालना नहीं हो रही थी। फिर है, इनका मानना था कि ब्रह्मांड या प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है, किंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी हमारे ज्ञात तत्व हैं 118। तो इनका यह मानना कि 56 तत्व के बाद और कोई तत्व नहीं होंगे, ये इनकी गलत अवधारणा थी। तीसरा, उत्कृष्ट गैसों के लिए इनकी सारणी में कोई स्थान नहीं था। इन्होंने कहीं पे भी उत्कृष्ट गैसों को स्थान नहीं दिया गया था और खोजे जाने के बाद उनको व्यवस्थित भी नहीं किया जा सकता था उनकी सारणी में। तो ये तीसरी कमी थी। तो यहाँ हमसे 2 कमियाँ पूछी थी, हमने एक एक्स्ट्रा लिखी है ताकि इनमें से कोई भी 2 कमियाँ हम आसानी से याद कर सकें। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम को लिखिए तथा ये नियम किसने दिया। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है कि परमाणु के रासायनिक गुणधर्म या भौतिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब यदि हम परमाणु को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित करें तो हमें रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों में समानता देखने को मिलेगी। एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों की लगभग गुणधर्म कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। तो यही आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है। ये किसने दिया? तो ये नियम दिया हेनरी मोजले ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, समस्थानिक व समभारिक से आप क्या समझते हैं। तो समस्थानिक क्या होता है? सम का मतलब होता है समान और स्थान का मतलब जो समान स्थान पे आने वाले हैं। समान स्थान मतलब कौन आ सकते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो क्या समान होगा? परमाणु क्रमांक तो समान होगा किंतु परमाणु भार कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा। यही क्या होते हैं? समस्थानिक। इसका पहला एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन के पास 3 तरह के समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक 6 होते हैं। मतलब ये तो समान है, पर एक का भार होता है 12, एक का भार होता है 13 और एक का भार होता है 14। तो परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। क्लोरीन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। एक का द्रव्यमान होता है 35, एक का द्रव्यमान होता है 37। तो दोनों ही 17 नंबर पे आते हैं। परमाणु क्रमांक समान है किंतु परमाणु भार अलग अलग है। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, समभारिक। तो समभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणु जिनका परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक कैसा हो? भिन्न भिन्न हो। तो समस्थानिक का अपोजिट होते हैं ये। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, जबकि इनमें परमाणु भार तो समान होगा किंतु परमाणु क्रमांक कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। इसका उदाहरण है ऑर्गन और कैल्शियम। ऑर्गन आता है 18 नंबर पे और कैल्शियम आता है 20वें नंबर पे। ऑर्गन का जो द्रव्यमान है वो है 40 और कैल्शियम का जो द्रव्यमान है वो है 40। तो परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है पर इनके जो भार है वो दोनों ही कितने हैं? 40-40 है। मतलब ये दोनों समभारिक हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित के नाम बताइए। तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है 3 तत्व जिनके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो 3 कौन कौन से हो जाएंगे? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसे तत्व हैं जिनके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। फिर अगला प्रश्न है 2 तत्व जिनके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। तो 2 तत्व कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2-2। हम और नाम भी लिख सकते हैं, बेरियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनके भी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 तत्व जिनके बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से भरे हो। तो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं सिर्फ किसके? उत्कृष्ट गैसों के। तो हमने अभी ठीक देखी, हीना, नेहा और करीना। जीते रहो। तो ये हीना, नेहा और करीना, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि 3 कोई भी हम अपनी मर्जी से इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें हमने लिखा है हीलियम, नियोन और ऑर्गन। ठीक है, अगला प्रश्न है Mg की तरह रासायनिक गुण अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। तो अगर Mg की तरह क्रियाशीलता दिखा रहे हैं मतलब Mg की ही तरह उनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कौन से होंगे? मैग्नीशियम के ही वर्ग के होंगे। तो मैग्नीशियम के वर्ग में कौन आता है? कैल्शियम आता है, बेरिलियम आता है और स्ट्रोंटियम आता है या फिर बेरियम आता है। तो इसके नाम हम लिख सकते हैं जो Mg की ही तरह क्रियाशीलता को दिखाते हैं। तो हमको 2 लिखने हैं, हम इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। F के समान गुणधर्म रखने वाले 2 तत्व। तो F के समान दिखने वाले कौन कौन से होंगे? इसी के वर्ग के तत्व होंगे। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं किस तत्व में 7वां प्रश्न है कि 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित हैं। कोष की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे कोष में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो कौन सा हो गया? 2 और 8। तो उस तत्व का नाम क्या होगा जिसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 10। तो 10वें नंबर पे आता है नियोन। कौन आता है? नियोन। तो नियोन ही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8-2। तो 2-8-2 मतलब 2 और 8 10, 10 और 2 12। तो 12वें नंबर पे कौन आता है? 12वें नंबर पे आता है मैग्नीशियम, मतलब इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, कुल 3 कोष है तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। कुल 3 कोष 1, 2, 3। पहले में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे संयोजकता कोष का मतलब अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो 2 और 8 10, 10 और 4 14। तो 14 नंबर पे जो तत्व आता है वो कौन है? वो आता है सिलिकॉन। कौन है? सिलिकॉन। तो 14 नंबर इसका मतलब सिलिकॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुल कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पहले कोष की तुलना में 2 गुने होंगे। तो कुल कोष, तो पहला और 2 दूसरा कोष, पहले में जितने होंगे, पहले में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2। तो इसका डबल कितना होगा? 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो 6ठे नंबर पे कौन आता है? कार्बन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्बन। कौन सा हो जाएगा? कार्बन। ठीक है, अगला प्रश्न है कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3 कोष है मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में अधिकतम 8 और संयोजकता कोष मतलब तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 है। तो 2 और 8 10 और 3 13। तो 13वें नंबर पे जो आता है वो आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। नाइट्रोजन व फॉस्फोरस वर्ग 15 के सदस्य हैं और इन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन अधिक विद्युत ऋणी होगा और क्यों? तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन आता है 7वें नंबर पे। अगर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। 2 और 5 कितने हो गए? 7। तो ये हो जाएगा। फिर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस आता है 15 नंबर पे, पै से 15। ठीक है, तो 2 पहले कोष में चले जाएंगे, दूसरे कोष में 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 15 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो दोनों ही परमाणुओं के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इनमें पूछ सकता है इनमें कौन अधिक विद्युत ऋणी है? तो नाइट्रोजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणी है। क्यों है? क्योंकि विद्युत ऋणता जो होती है वो परमाणु आकार के कैसे होती है? वित्त कर्मानुपाती होती है। मतलब जितना आकार छोटा उतना अधिक विद्युत ऋणी गुण होगा या जितना आकार बड़ा उतना विद्युत ऋणी गुण कम होगा। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो फॉस्फोरस से क्या होगा? अधिक विद्युत ऋणी होगा, क्योंकि फॉस्फोरस का आकार नाइट्रोजन से बड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, मेंडेलीव आवर्त सारणी की कोई 2 उपलब्धियां लिखिए। ठीक है, तो पहला है कि मेंडेलीव ने उन तत्वों के गुणधर्म की व्याख्या कर दी जो उस समय नहीं खोजे गए थे, जैसे एका सिलिकॉन और एका बोर। ठीक है, तो ये 2 तत्व थे जिनके बारे में उसने पहले से ही सारे गुणों के बारे में बता दिया था।
फिर उत्कृष्ट गैस को खोजे जाने के बाद भी मेंडलीव आवर्त सारणी को बिना परिवर्तन किए अलग से वर्ग में रखा जा सका। तो पहले कितने वर्ग थे? 8 थे, और जो आवर्त थे वो कितने थे? 6। पर जैसे ही उत्कृष्ट गैसें मिली तो अब कितने हो गए? कुल 9 तो उनके वर्ग हो गए और 6 क्या हो गए? आवर्त हो गए। तो कुल मिला के ये हुआ कि उस आवर्त सारणी को बिना हमने परिवर्तित किए हम उत्कृष्ट गैसों को व्यवस्थित कर पाए थे। ठीक है, तो ये मेंडलीव आवर्त सारणी की कुछ उपलब्धियां थी। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।